और हम n से login में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो मतलब हमारा कोड बहुत सुंदर होता जा रहा है। अब लॉगिन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में? अब लॉगिन वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली हमें देखने को मिलती है बाइनरी सर्च के अंदर। जब भी बाइनरी सर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड दिस एरे और इस एरे के अंदर बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और मुझे बाइनरी सर्च करके 5 को फाइंड आउट करना है। तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है? हम अपने सॉर्टेड एरे के अंदर पहले मिड निकालेंगे, फिर देखेंगे जिस भी टारगेट को मुझे फाइंड आउट करना है क्या ये मेरे मिड से बड़ा है या छोटा है या उसके इक्वल है। अब मुझे पता चला है मेरे मिड से मेरा टारगेट बड़ा है, मतलब अब मेरा एरे हाफ हो गया। इस पूरे एरे को अब हम इग्नोर कर सकते हैं। अब मुझे बस राइट हाफ के अंदर अपने टारगेट को सर्च करना है। तो एक ही आइटरेशन में मेरा इनपुट साइज हाफ हो गया, तो इस पूरे एरे को अब हम इग्नोर कर सकते हैं। अब सेकंड हाफ में आ जाते हैं। सेकंड हाफ में मिड निकालेंगे, लेट्स सपोज हमारा मिड 4 आता है। अब दोबारा से 4 को 5 से कंपेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे 4 से बड़ा है मेरा टारगेट। तो यहाँ पर भी इस एरे के अंदर हम लेफ्ट पार्ट को कंप्लीटली हटा देंगे तो दोबारा से मेरा इनपुट साइज हाफ हो गया। और फाइनली इसे अगर हमने हटा दिया तो हम इस लास्ट एरे से जब हम अपने टारगेट को कंपेयर करेंगे तो हमारा टारगेट हमें मिल गया और यहाँ पर हमारा बाइनरी सर्च कंप्लीट हो गया। तो बाइनरी सर्च कैसे काम करता है कि हर एक आइटरेशन के अंदर हम अपने इनपुट साइज को हाफ करते चले जाते हैं। इट बेसिकली मींस कि अगर हमने एक एरे के साथ स्टार्ट किया और एरे के अंदर अभी एरे का साइज है 100 के इक्वल, तो नेक्स्ट आइटरेशन में एरे का जो साइज होगा वो 50 हो जाएगा, उससे अगले आइटरेशन में एरे का साइज 25 हो जाएगा, उससे अगले आइटरेशन में एन का साइज 12 हो जाएगा और इस तरीके से हम चलते जाएंगे जब तक हमारे पास वर्स्ट केस में फाइनली सिंगल एलिमेंट वाला एरे नहीं आ जाता। तो इस तरीके से तो हमारा जो इनपुट साइज है हर बार हाफ होता चला जाता है। अब यहाँ से लॉग का क्या कनेक्शन है? बाइनरी सर्च के अंदर लॉग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे मैथ करना पड़ता है। मैथ के अंदर बेसिकली हम नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ सोचते हैं। ऊपर की तरफ सोचते हैं मतलब लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है 1, अब इसका साइज मुझे इंक्रीज करना है टू 100। तो बेसिकली 1 को क्या कर रहे हैं हम हर बार डबल कर रहे हैं। 1 को डबल किया तो 2 आ गया, 2 को डबल किया तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 को डबल करेंगे 8 आ जाएगा, 8 को डबल करेंगे 16 आ जाएगा। तो बाइनरी सर्च में वैसे तो हाफ होता था पर क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यूज को डबल करते जाएंगे। तो हमें बेसिकली चाहिए कि 1 के साथ मैंने शुरुआत की और हर बार मैं इसे डबल कर रही हूं। डबल करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना। तो बार-बार इसे 2 से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब कितने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? लेट्स सपोज हमने इसे x टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया। x टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि 2 टू द पावर x हम ले आए। तो जब 1 को 2 टू द पावर x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए? फाइनल रिजल्ट हमारे पास 100 आना चाहिए। तो यहां से हमारे पास रिलेशन निकल के आता है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 100 और x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो मैथ के अंदर हम log लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू log ऑफ 100 बेस 2। यहां पे ये 100 क्या था? यहां पे ये 100 मेरे एरे का साइज था यानी n था। तो बेसिकली हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू log n। यहां पे बेस को इग्नोर कर देते हैं, x इज इक्वल टू log n। और x क्या था? x मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस थे जो मुझे सारे ऑपरेशंस अपने बाइनरी सर्च के अंदर लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या निकल के आते हैं? x क्या है? x इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑपरेशंस। नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज इक्वल टू log n। तो यहां से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है बिग ऑफ log n के इक्वल। तो बाइनरी सर्च में जब हम log n लिखते हैं उसका मतलब ये होता है कि हर बार जब हमारा एरे का साइज हाफ होता चला जाएगा तो उस केस में क्या वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी log n, मतलब वर्स्ट केस में log n नंबर ऑफ ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर रहे होंगे। अब वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करने के लिए इससे ज्यादा हमें log का मैथ सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना मैथ काफी है। तो अगर ये पार्ट भी आपको समझ में आया तो मतलब log हमें क्लियर है, इतना नॉलेज के साथ हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इस पार्ट को समझने में आपको प्रॉब्लम हुई है तो थोड़ा सा हम रिवाइंड करके लेक्चर का ये पार्ट देख सकते हैं। बाकी ये जो कैलकुलेशन है ये जनरली इंटरव्यू में आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही पूछी जाती है। तो हम चाहें तो यहाँ पर याद भी रख सकते हैं कि हमारी बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा log n होती है। इनफैक्ट अगर हम बैलेंस्ड बीएसटीज की भी बात करते हैं, जब हमारे पास कोई बैलेंस बीएसटी होता है, जब हम उनके अंदर भी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो वो भी हमारे पास log n के इक्वल निकल के आती है। अब ग्राफ्स के अंदर log n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहां आती है? ग्राफ के अंदर जनरली log n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ यहां निकल के आती है, मतलब दिस इज बिग ऑफ log n। और अगर हम कंपेयर करें लीनियर से बहुत ज्यादा बेटर है हमारी log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, काफी करीब होती है हमारी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो इसीलिए log n वाला कोड बहुत अच्छा होता है एज कंपेयर टू लीनियर कोड। यानी अगर मैं लिखूं कि मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n के इक्वल है, दिस इज मच बेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये बेटर का साइन है, दिस इज मच बेटर देन बिग ऑफ n। और वैसे ही अगर मैं लिखूं कि मेरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n के इक्वल है, दिस इज मच बेटर देन हैविंग अ कॉम्प्लेक्सिटी व्हिच इज n स्क्वायर। तो ये वाला कोड बहुत बेटर होगा एंड ये वाला कोड भी बहुत बेटर होगा एज कंपेयर टू दीस कोड्स। अब नेक्स्ट जो कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है दैट इज n log n। n log n जनरली कहां दिखती है? जनरली हमें सॉर्टिंग के अंदर दिखती है। मैक्सिमम केसेस में जहां भी सॉर्टिंग हो रही होती है वहां n